एक लड़ाई थी राज्य को बनाने की, अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं राज्य को संवारने की। हम जब उत्तराखंड राज्य की आंदोलन भी लड़ा करते थे तो हम तुम्हारी तरह ये बोडोलैंड की तरह या खालिस्तान की तरह हम कोई देश विरोधी बात नहीं करते थे। तो आज जो स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है वो हमारे पूरे देश के स्वास्थ्य शिक्षा की बिगड़ चुकी है। देखो, उत्तराखंड का जो सपना था, जो इतने हमारे साथ के लोग शहीद हुए, जो एक परिकल्पना थी उस राज्य को बनाने की, जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को पूरा होने में अभी समय लगेगा। क्योंकि जिस गति से उस राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो रही है बहुत धीमी है। हमारे आदर्श रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदर्श रहे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे आदर्श रहे सरदार भगत सिंह जी। हम आज तक ये दुविधा में है कि हम अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपनी पहचान की रक्षा कैसे करें। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, पूरा उत्तराखंड उनको जानता है। और जब उत्तराखंड की लड़ाई हो रही थी राज्य बनने की, तब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस राज्य को बनाने में रही थी। और जब भी राज्य आंदोलनकारियों की बात आती है तो इनका नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में नाम लिया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक जी से। आपका स्वागत है पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूं कि आप हमेशा राज्य हित में, उत्तराखंड हित में अग्रसर भूमिका में रहते हैं और समाज हित के लिए, जनहित के लिए हमेशा आंदोलन करने में सबसे अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे, लगभग उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड बने को। क्या पाठक जी, आपको लगता है कि जिस सोच से, जिस विजन के साथ उत्तराखंड बना था, जो लड़ाइयां आपने लड़ी थी, उस समय बहुत लंबी लड़ाई रही थी उत्तराखंड राज्य बनाने में और आपकी तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड बिल्कुल संपन्न राज्य है, या रोजगार, पलायन, ये तमाम सारे मुद्दे जो बार बार आते हैं उत्तराखंड के बीच में, क्या उनको लेकर के आपको लगता है कि 100% हम उस विजन पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड वासी या सरकार या प्रशासनिक अधिकारी? आप सहमत हैं इस उत्तराखंड में वर्तमान में? देखो, सबसे पहले तो मैं जो अभी उत्तरकाशी में थराली में त्रासदी हुई है, मैं उन सभी दिवंगतों को उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को ये कष्ट हुआ है उनकी ईश्वर मदद करे। और उसके पश्चात जहाँ तक रही बात उत्तराखंड की, देखो, उत्तराखंड का जो सपना था, जो इतने हमारे साथ के लोग शहीद हुए, जो एक परिकल्पना थी उस राज्य को बनाने की, जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को पूरा होने में अभी समय लगेगा। क्योंकि जिस गति से उस राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो रही है बहुत धीमी है। विकास तो हो रहा है मगर विकास असंगठित रूप से अभी तक हुआ है। क्योंकि जिस पहाड़ी राज्य की हमने कल्पना की थी, वो ज्यादातर लोग पहाड़ में वास करते हैं और जो भी अब तक विकास होता जा रहा है वो ज्यादातर विकास, क्योंकि प्लेन्स में सुविधाएं होने की वजह से, मैदानी क्षेत्र में सुविधाएं होने की वजह से वहां तो लगातार विकास दिखता नजर आ रहा है। चाहे वो सिडकुल के माध्यम से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने किया हो या तमाम योजनाओं के आधार पर सभी लोगों ने किया हो, जो भी सरकारें आई, वो यहाँ पर तो दिखा, मगर पहाड़ में अभी विकास की गति थोड़ी धीमी है। और उसके ऊपर से लगातार आपदाएं आने से और तमाम जो भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि इसी वजह से हमने राज्य मांगा था, तो उसकी वजह से अभी पहाड़ पिछड़ा हुआ है। और पलायन रोकने के लिए इस राज्य की जो नींव रखी थी, वो पलायन भी अभी पूरी तरीके से हम रोक नहीं पाए हैं। पहले पलायन राज्य के बाहर हो रहा था, अब पलायन राज्य के अंदर भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो जितनी भी योजनाएं बने, हमारी तमाम पुरानी सरकारों से भी, इनसे भी हमारी गुजारिश रही है कि वो ऐसी बने कि पहाड़ में रोजगार डेवलप हो और पहाड़ का आदमी पहाड़ में रुक सके, उसको रोजगार मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको स्वास्थ्य मिले। इन सब को देखते हुए जो गति विकास की है वो अभी उस स्पीड में नहीं पहुंच पाई है जो हमने परिकल्पना की थी। क्या मोहनदा, आपके मन में ऐसी कोई कभी कभी बात नहीं आती है, या ठीस जिसे बोलते हैं, वो नहीं है कि जिस त्याग से ये उत्तराखंड के लिए आपने लड़ाई लड़ी,
क्या आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी आज की डेट में? भाई सरकार में आप बहुत लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आपको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक दायित्व मिलना चाहिए था, जिससे तमाम जो राज आंदोलनकारी है या जो यूथ है, क्योंकि आपको एक आशा से देखता है कि यार उत्तराखंड लड़ाई लड़ने, जब आपका अधिकार होंगे तो शायद आप उनका भला भी कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं ठेस आपके मन में नहीं आती। देखो, ये तय करना तो सरकार का काम है। ये तय करना जो ऊपर शासन में बैठे हुए और संगठन में बैठे हुए लोग हैं वो तय करते हैं। रही बात राज्य के लिए कुछ करने की, तो जो अपने संसाधन है उससे तो हम करते हैं, मगर एक चीज ये रहती है कि जिस कल्पना जो हमें वो पूरी नहीं कर पाए। जो हम चाह रहे थे यहाँ के नौजवानों के लिए कि जैसे कि हमने सिडकुल लगा तो उस समय 70% की मांग करी, 70% मिला। तमाम विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से जो बीएड करे हुए हमारे भाई बहन थे वो आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं हर सरकारी उसमें तमाम जो भर्तियां होती हैं उसमें पहाड़ के बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। वो सब चीज लगातार हम उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं और वो होनी भी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी हमारे इस राज्य के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, तो पलायन होगा ही होगा। पाठक जी, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी जब उत्तराखंड राज्य बना था। उसके बाद आपने 70% की जो मांग आपने बात करी वो प्रमुख तरीके से आपके नाम से जाना जाती है कि यार उत्तराखंड को, यहाँ के युवाओं को 70% रोजगार, जब ये शुडकुल आया था तिवारी जी की देन थी वो उस समय, तो आपने लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो कुछ समय बाद ये भी हुआ कि आप पीछे हट गए इस लड़ाई से, और अभी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि 70%, तो मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड के यूथ को रोजगार मिला हुआ है शुडकुल में। तो ये बात अभी कोई उठाने को तैयार नहीं होता। उत्तराखंड में शुडकुल लाने की महत्वपूर्ण इस समय जो सोच थी तिवारी जी की, यही थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ था नहीं आर्थिक लेवल को लेकर के, डेवलप करने को लेकर के। तो ये रोजगार मिला, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों को नहीं मिला, लेकिन जिस सोच के हिसाब से या जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी वो आज भी भागीदारी नहीं है। तो उसको लेकर के आपने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। देखो, हमारी लड़ाई थी 70% आरक्षण लागू करने की, और उसका जियो माननीय मुख्यमंत्री श्री हमारे पूज्य माननीय नारायण तिवारी जी ने करी भी। और वो होने के बाद जो सरकार में नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनका काम है कि इन फैक्ट्रियां वालों में 70% का जियो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके अलावा जो परोक्ष रूप से तमाम, चाहे वो दुकानों के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी गाड़ियां, ट्रक, डंपर, तमाम चीजें जो उसमें मदद करते हैं उस फैक्ट्रियों में, वो तो लोगों को रोजगार मिला, जमीनों के वहां के लोगों के रेट बढ़े, वो सब कुछ हुआ। मगर उन इंडस्ट्री में कि 70% पूरी तरह से जियो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम सरकार को देखने का है, और सरकार उसमें अपना काम कर रही होगी, ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि आप अभी वर्तमान किसी दायित्व में नहीं है, लेकिन आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आपकी पार्टी पर, नेताओं पर आए दिन बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्योंकि उत्तराखंड में जिस हिसाब से छोटा राज्य है और वो राज्य की अपेक्षा, तो भ्रष्टाचार के बार बार इल्जाम लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे युवा निराश भी होता है। पेपर लीक का बहुत लंबा टाइम यहाँ मसला रहा। तो इस सब जो इल्जाम लगते हैं, तो क्या उसको फेस आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि आप भी कहने के पार्टी में है? तो जो जहां जुड़ा है फेस तो सबको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लगातार आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में वो लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो अधिकारी वर्ग है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पैसे ले रहा है, वो उसको लगातार आप न्यूज़पेपर के माध्यम से और अपने मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। उनके पास लगातार शिकंजा जब कसा जा रहा है और लगातार उनको जेल भेजा जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये छोटा राज्य है और सीमित संसाधन है, और इसमें भ्रष्टाचार होगा तो वो सामने दिखेगा। और उसको रोकने के लिए हम भी प्रयासरत हैं, और जहां तक होगा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार की जो जड़ें फैल रही हैं उनको रोका जाए। इस समय एक इल्जाम और लग रहा बार बार, अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नौकरशाही जो है हावी हो रही है, जनता
से रूबरू नहीं हुई। अभी सीएम साहब ने हाल में एक बात भी बोली थी कि अधिकारियों को जो है रूबरू होना यहाँ के, बल्कि कई सारे बड़े अधिकारियों ने भी बोला था कि नीचे वाले अपने अधिकारियों को आदेश भी दिए, जब ऊपर से सीएम साहब ने भी स्पेशल बोला है, क्योंकि जनसंवाद नहीं होगा, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जाएगी तो आदमी किसके पास जाएगा। भाई नेताओं की भी अधिकारी बात नहीं मान रहे, ऐसी बहुत सारी बातें देखी गई हैं कि भाई विधायक भी सिर्फ डमी विधायक के रूप में जो है अधिकारी उनको ले नहीं रहे सीरियसली। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अधिकारी सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये वो तय करता है कि आपका नेतृत्व कैसा है। भाई आप तो विधायक गण की और मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मैं तो एक ग्राम प्रधान, अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं पंचायत में, क्षेत्र पंचायत चुने जा रहे हैं, जिला पंचायत, और अभी इससे पहले निकायों में चुनाव हुए, मेयर चुने गए, नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, वार्ड मेंबर चुने गए। तो वो इसीलिए चुने जाते हैं कि वो अधिकारियों की नकेल कसें। भाई आपको जनता ने वोट देकर किसी भी पद में पहुंचाया है, चाहे वो निकाय के पद में हो, चाहे वो पंचायत के पद में हो, और चाहे आप विधानसभा में पहुंचे हो। भाई अधिकारी को नकेल कसने के लिए, उससे काम कराने के लिए जनप्रतिनिधि आपको बनाया गया है, जनता ने चुन के भेजा गया है। ये आपका काम है कि किस तरीके से आप एक अधिकारी को उस काम को करने के लिए मजबूर करते हो, क्योंकि अधिकारी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको देखने के लिए ही प्रतिनिधि होता है, और ये प्रतिनिधि का काम है कि भाई अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो उसको उसका विरोध होना चाहिए, और अगर प्रतिनिधि चाहेगा तो अधिकारी को काम करना पड़ेगा। जब राज्य आंदोलनकारी का समय, जब राज्य की लड़ाई चल रही थी, तो आपने एक ऐसा काम करा था, शहीद भगत सिंह के बाद अगर नाम लिया जाता है पर्चे फेंकने का, तो आपने उस समय दिल्ली में जाकर करके आपने पर्चे फेंके थे, एक अपने राज्य की बात रखी थी। तो वो इतना बड़ा जज्बा कहाँ से आपके अंदर आया? तो वो उस समय का माहौल ही ऐसा था, वो एक ऐसा दौर था। अब हमने देश की आजादी का आंदोलन तो देखा नहीं, देश की आजादी में तब हम रहे नहीं, हमारे पूर्वज रहे होंगे, तो हमें मौका मिला इस राज्य के बनाने के लिए आंदोलन में, तो उसमें हमने ली। तो एक ऐसा माहौल था कि वहां स्वतः स्फूर्त था, तो उसमें उसी माहौल में एक ऐसा ईश्वर ने अवसर दिया कि विधानसभा लखनऊ में हम और तरुण पंत 2 जने थे, हमने पर्चे फेंके, और लोकसभा संसद में मेरे साथ मनमोहन तिवारी थे, मनमोहन तिवारी और मैं, वो तो पकड़े गए और मैं जंप लगाई ऊपर दर्शक दीर्घा से, मैं नीचे कूदा। तो वो सब इतना जल्दी और इतनी उस समय ऊर्जा थी, और वो उम्र भी 22-23 साल की उम्र थी, तो वो स्वतः ईश्वर, मतलब हमने चाहा और ईश्वर ने कराया। ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी जान दांव पे लगा करके भाई अपने राज्य हित के लिए, और सलाम है इन सब बातों को, क्योंकि छोटी बातें नहीं होती हैं। जोश तो ऐसे बहुतों में होता है, आदमी सोचता है कि यार मैं सुबह उठ के ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है, भाई सुरक्षा भी बहुत कड़ी होती है, विधानसभा लोकसभा में कोई मजाक की बात तो नहीं है, और उसके बाद भी आपने उत्तराखंड हित के लिए लड़ा। तो मैं इसी बातों को लेकर के फिर वही बात आपसे बोल रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण आपने वो काम करा, भाई उत्तेजना कहाँ से पैदा होती है? यूथ के अंदर क्रांतिकारी विचार कब आते हैं? जब हम पुराने लोगों को देखते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह जी को, ऐसे कईयों के विचार सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है। आज हम 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। तो आपने बहुत कहे तो उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं यूथ आज देखता है कि यार आपके पास कुछ होना चाहिए था, एक पद होता तो आप शायद कुछ युवाओं को लेकर के कहीं भला कर देते, आपको रोजगार से संबंधित ही कुछ मिलता, क्योंकि रोजगार को लेकर आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो ऐसा कहीं मन में नहीं आता कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ शायद दूध नहीं पिलाती है उसको, ऐसा बोला जाता है। तो क्या आप अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी टीस जो है आप क्यों नहीं रखते हैं? आप बहुत अच्छी बात आपने कही। तो असल में क्या होता है ना, आदमी जिसे आदर्श मानता है तो उसकी विचारधारा भी वैसी बन जाती है और वैसा ही हो जाता है। हमारे आदर्श रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदर्श रहे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे आदर्श रहे सरदार भगत सिंह जी। तो ये लोग वो लोग थे जिनके पास कभी पद नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और इन्होंने अपने पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। तो बचपन से ही इन लोगों को हमने हीरो माना, और इनके जैसे हमने बनना चाहा, और हमने काम भी वो करे। और जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति सत्ता के भोग का भी रास्ता है, मगर जो अपने राष्ट्र से सच्चा प्यार करता है, जो अपने काम से सच्चा प्यार करता है, वो पद उसके लिए बहुत छोटी चीज हो जाती है, उसका काम भी पद से ऊपर पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने उनको आदर्श मान के अपना कार्य किया, और जब राज्य बन गया तो उसके बाद एक
दौर जो अभी आया, जो बहुत बड़ा, जो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि एकदम पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति आई कि जो मैं, क्या हो सकता है ये आपके इस से अलग ये क्वेश्चन हो कि इस राष्ट्र के साथ साथ एक अपने सनातन, अपने धर्म, अपनी अपनी जो एक वास्तविकता है, जो अपनी पहचान है, उस पर एक कुठाराघात होने लगा। तो क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लाखों नौजवान, मैं तो अब अधेड़ हो चुका हूं, वो, और हम आने वाली नौजवानों को क्या शिक्षा देंगे? हम आज तक ये दुविधा में है कि हम अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपनी पहचान की रक्षा कैसे करें। हमें एक रास्ता दिखा भारतीय जनता पार्टी, हमें एक रास्ता दिखा कि माननीय मोदी जी जिस तरीके से, माननीय योगी जिस तरीके से अपनी पहचान को, अपने सनातन को लेके जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने कहा हाँ ये हमारा एक रास्ता है। तो राज्य बनने के बाद हम उस रास्ते में चले, क्योंकि हमें पहचान, हमें योद्धा, हमें करनी है लड़ाई। हम पद में रह के क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक लड़ाई थी राज्य को बनाने की। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं राज्य को संवारने की, और उसके साथ साथ जो हमें अभी दिख रहा है, मेरे जैसे बहुत से लोग जो उस राह में चल चुके हैं, वो अपने सनातन की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उनको एक रास्ता दिखा मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में, कि ये वो रास्ता है जो हमारी पहचान, हमारी नींव, हमारी जड़ों की सुरक्षा कर सकता है। तो इसलिए हम इस तरफ आए। हमें पद मिले ना मिले, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार है, और उस राह को निहार रहे हैं। आपने एक बात करी राज्य संवारने की, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उत्तराखंड राज्य संवारने की बात कर रहे हैं, आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़े, उत्तराखंड राज्य हित के लिए, और एक चूज करना पड़े आपको जिस पार्टी में आप हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? पार्टी बड़ी या राज्य? सबसे पहले तो राष्ट्र, देखो राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र के अंदर ही मेरा राज्य है भाई, मैं राष्ट्र से अलग नहीं हूं। हम जब उत्तराखंड राज्य की आंदोलन भी लड़ा करते थे, तो हम तुम्हारी तरह ये बोडोलैंड की तरह या खालिस्तान की तरह हम कोई देश विरोधी बात नहीं करते थे। बिल्कुल, हम कोई देश विरोधी नहीं है, हम इस देश का एक हिस्सा है, उसका एक अंग है, और उसी के तहत हमने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी और राज्य को पाया। और आज भी हम अपने राज्य का विकास राष्ट्र के को समर्पित करते हुए लेना चाहते हैं, क्योंकि हम, राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र है तो मेरा प्रदेश है, मेरा देश है तो मेरा प्रदेश है, और मेरा प्रदेश और मेरा राष्ट्र अलग नहीं है। मैं अपने राष्ट्र और अपने प्रदेश को एक साथ, दोनों को आगे देखना चाहता हूं, और मैं अपने राज्य की सुरक्षा करते हुए, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। मैं अपने उत्तराखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस पहाड़ के लिए, इन गाड़ गधेरे के लिए, इस जल जंगल जमीन के लिए जो करना चाहता हूं, वो राष्ट्र को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये जो आप में ऊर्जा दिख रही है, ये जो आज जिस मोहन पाठक से लोग उम्मीद लगाते हैं, जिस मोहन पाठक को लोग जानते हैं, आज वो मोहन पाठक बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी राज्य आंदोलनकारी से वाकई में बात कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, इसी अपेक्षा से ही आपको, इसी सोच के हिसाब से आज हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत लोगों को, बहुत युवाओं को उम्मीद है आज भी मोहन पाठक से। कहाँ गया वो मोहन पाठक? वो लोग जानना चाहते हैं, क्या पुनः 2027 में वो मोहन पाठक दिखेगा हमें? सबसे बड़ी होती है रास्ता। आदमी के आगे जब रास्ता होता है तब उस तरफ चलता है। उस समय हम कॉलेज के स्टूडेंट थे तो कॉलेज की लड़ाई लड़ते थे, कॉलेज के स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ते थे। फिर राज्य आंदोलन आया तो राज्य की लड़ाई लड़ी, फिर राज्य बना तो बेरोजगारी का मुद्दा था तो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी, और उसी तरीके से अब आज राज्य संवारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब वो उसमें कहां पर किस तरीके से हमें रास्ता मिलेगा, क्योंकि देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए पार्टियां होती है, सरकार होती है, तमाम उन सब के बीच में से हम अपनी हिस्सेदारी किस तरीके से तय करें, ये मिलना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुत से लोग, नौजवान, माताएं और बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी राष्ट्र में अपना कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते हैं, मगर आदमी को रास्ता नहीं मिलता है। तो रास्ता देने के लिए या तो ईश्वर रास्ता देंगे, या फिर जो आगे, जैसे हम यदि किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी संगठन से जुड़े हैं, उसके जो शीर्ष नेतृत्व होता है,
तो वो जब तक रास्ता तय करते हैं तो उसी रास्ते में तय कर चलना हमारा काम है। और दूसरा, अब राज्य की जो लड़ाई है उस लड़ाई को अब ये कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसके लिए तो सतत प्रयास है। जो हमने आपसे बात करी है मोहनदा 2027 की, एक्चुअली राज्य संवारने के लिए या कोई भी किसी का भला करने के लिए, चाहे वो रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें या किसी की मुद्दे पे बात करें, सरकार के पास वो अथॉरिटी होती है एक संवारने की। सरकार की अथॉरिटी जब होती है तो सरकार में हिस्सेदारी होगी, तभी आप कुछ किसी का भला कर पाएंगे। हम यहाँ बैठ करके बहुत किसी का भला करना चाहे और हमारे पास कोई पद नहीं है तो हम उसके भला नहीं कर सकते। अगर हम बहुत संपन्न है तभी हम किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे। ऐसे ही राज्य संवारना बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, तो आपके पास वो जब जिम्मेदारी निभाने का दायित्व होगा तभी आप निभाएंगे। तो 2027 इसलिए आ रहा है कि अभी बहुत पास ही है, बहुत दूर नहीं है, और अभी तक आपके पास कोई बहुत बड़ा दायित्व नहीं है। और जो पीड़ा आप में दिख रही है उत्तराखंड राज्य के प्रति कि अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे, तो इसलिए 2027 में क्या मोहनदा उसी रूप में दोबारा से क्रांतिकारी जो विचार से लोग प्रभावित रहते हैं आपसे, और अभी भी पलायन की बात करें हम उसी स्तर पे खड़ा है जहां आज से 20 साल पहले, अब तो और उल्टा बल्कि पलायन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो उसी मोहनदा 2027 में कम बैक करने वाले हैं, ऐसा मान के चले। अब भविष्य क्या होगा ये तो ईश्वर तय करेंगे, मगर हम लगातार प्रयासरत हैं और यदि मौका मिलेगा तो 2027 में, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर वहां से मौका मिलेगा तो जरूर उस रास्ते से देश की सेवा करेंगे, मगर अपने रास्ते से हम कर ही रहे हैं। दूसरी बात करें हम वर्तमान की हम बात करते हैं, क्योंकि आप लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और अभी हल्द्वानी में हम देख रहे हैं, क्योंकि आप हल्द्वानी बहुत लंबे टाइम से आप रह रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी समस्याओं को लेके, अतिक्रमण को लेकर के, और जो लाल निशान का जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जहाँ तहाँ लाल निशान लग जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या किस रूप में देखते हैं आप? देखो, जिस तरीके से हल्द्वानी का विकास हो रहा है, जिस तरीके से हल्द्वानी एक बहुत बड़ा शहर बनता जा रहा है, तो उसके लिए ये तो जरूरी है कि यहाँ के व्यवस्थाएं सुधारनी पड़े। अब उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे लोगों को सुविधा मिले। देखो, हाईवे बनने ही बनने हैं, फ्लाईओवर बनने ही बनने हैं, सड़कें चौड़ी होनी है, अतिक्रमण जो बहुत जरूरी है वो हटना ही हटना है, मगर वो कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए ज्यादा से ज्यादा कैसे कार्य हो, ये निगम में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए और जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को साथ मिलकर ये तय करना पड़ेगा, जनता की आवाज को समझते हुए कि भाई किस तरीके से हमने विकास भी करना है और लोगों का नुकसान कम से कम। मोहनदा, क्या तीसरे विकल्प को उत्तराखंड की आवश्यकता पड़ रही है क्या? क्या लगता है आपको? देखो, अब इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है, आपके मन क्या लगता है कि जिस हिसाब से दोनों पार्टियों को सभी ने देख लिया, 25 साल में दोनों ने लगभग 10 साल से आसपास दोनों ने कार्यकाल अपना पूरा करा है, तो लेकिन उत्तराखंड आज भी आप तो, क्योंकि भाई राज्य आंदोलनकारी है और जिस वजह से आप उत्तराखंड को देखना चाहते हैं, तो उस एंगल से कि भाई कुछ होना चाहिए उत्तराखंड के लिए, और बार बार ये आवाज उठ रही है कि यार अब तो दोनों को आजमा लिया, अब तीसरे की बारी है। तीसरा विकल्प क्या आपको लगता है कि तीसरे विकल्प की आवश्यकता है? देखो, विकल्प तो जब जनता खुद तय कर लेती है, यदि जो सत्ता में जिनको जनता ने बैठाया है अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो जनता विकल्प ढूंढ लेगी और उसके पास अगर विकल्प होगा तो उस तरफ बढ़ती चली जाएगी। मगर जिस हिसाब से अगर आप कहना चाहें कि जो सत्ता में रहे, देखो उत्तराखंड बनने के बाद इस उत्तराखंड का जो नेतृत्व रहा, जो सत्ता रही, वो ऐसे लोगों के पास रही जो उत्तराखंड के शीर्षस्थ तो लोग थे। भाई माननीय नारायण दत्त तिवारी इतने बड़े पद में रहे, वो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लीडर रहे थे, वो उत्तराखंड बनने के बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। माननीय बीसी खंडूरी जी जो इतने बड़े लीडर थे, वो भी इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे। माननीय हरीश रावत जी, वो भी उत्तराखंड के मेरा रहे, वो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कोश्यारी जी, वो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो ये सब वो लोग रहे जो इस उत्तराखंड की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सारी चीजों से जुड़े रहे
जो उत्तराखंड के गाढ़ गधेरों से निकलकर देश के राजनीति में आगे रहे, वो लोगों ने सबने मिलकर इस राज्य में मुख्यमंत्री पद संभाला और इस राज्य को में योजनाएं लाए। तो उनके सबके योगदान के बाद यदि कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो बहुत चिंता का विषय है। वो होना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा मजबूत तो मेरे ख्याल से जो मैंने नाम लिए वर्तमान नेता तो नहीं है, वर्तमान नेता नहीं भी है, और ना जाओ उनसे ज्यादा एफर्ट है उन किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब उन्होंने विकास भी किया, मगर वो विकास पूरी तरह क्यों नहीं हुआ ये अभी इसमें कैसे हुआ ये मैं नहीं बता सकता हूं। मगर विकास हुआ, वो मैं पहले भी कहा कि विकास क्योंकि जल्दी जल्दी हुआ तो मैदानी क्षेत्रों में फैल गया, मगर उस विकास को कैसे पहाड़ की तरफ ले जाया जाए, कैसे अपने जल जंगल जमीन नदियां गाड़ गधेरे को संभालते हुए, भाई विकास सुनियोजित होना चाहिए। मतलब कोई भी योजना आए वो ऐसी आए जिससे हमारे पर्यटन, हमारा पहाड़, हमारी नदियां, हमारे ये गाड़ गधेरे भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो। उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, तमाम चीजें हैं। तो इन सबको लेते हुए ऐसी योजनाएं आए जिससे विनाश कम और विकास ज्यादा हो। जो बार बार उत्तराखंड में निरंतर आपदा आ रही है, हर साल कोई ना कोई बड़ी आपदा आ जा रही है, इसका जो कारण आप किसे मानते हैं? जो ये विकास हो रहा है, जो पहाड़ कट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, क्या ये इसका मुख्य कारण है? ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण है, क्योंकि 2013 में भी इस बात को दोहराया गया था केंद्र की तरफ से भी कि भाई ये इतना ज्यादा विकास पहाड़ों में संभव नहीं है। अगर हम बार बार किसी चीज का कटान करेंगे, बड़े बड़े जंगल काट देंगे, पहाड़ काट देंगे, नदियां कटेंगी, तो जाहिर सी बात है। विकास का तरीका है, आप विकास कैसे कर रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है कि अगर सड़क पर आप रोपवे पहुंचाएं, और टूरिज्म में जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाएं। आप छोटे छोटे होम स्टे बनाएं जिससे कि वहीं के लोगों को रोजगार भी मिले और जो बाहर से व्यक्ति आता है उसको भी यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नजदीक से देखने का मौका मिले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास ऐसा हो जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा हो और जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में उनको भी ये लगे कि हाँ हम पहाड़ में गए, हमने पहाड़ की संस्कृति देखी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम विकास किस रूप से कर रहे हैं। मोहनदा, आज की राजनीतिक बहुत जो है कहें यूथ की बात करें हम, इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये जो पंचायत चुनाव हुए हैं, पहली बार यूथ बहुत ज्यादा निकल के आया है और ये अच्छी बात भी है, उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संकेत भी कहें। लेकिन हम बड़े लेवल की राजनीति की बात करें तो राजनीति बहुत महंगी हो गई है, चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। पहले एक निष्पक्ष तरीके से कोई अच्छा होता था उसको आदमी चूज कर लेता था कि ठीक है भाई ये अगर प्रधान बनने के लायक है तो बहुत बढ़िया है। अब तो छोटा छोटा चुनाव भी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी कई करोड़ रुपए में बैठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए आप इसको किस नजर से देखते हैं? अच्छा संकेत है या विनाश की ओर जा रहा है उत्तराखंड? देखो ये तो अच्छा संकेत होने का तो मतलब ही नहीं होता है। आज क्या हो गया है कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। बिल्कुल। आज ग्राम प्रधान स्तर से लेकर ऊपर तक आदमी धनबल, बाहुबल और उसके माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में पैसों का और तमाम चीजों का उपयोग होने लगा है, उससे हर आदमी चाह रहा है कि मैं काम ना करके केवल धनबल के माध्यम से और इसके माध्यम से चुनाव जीतूं, जो इस पहाड़ के लिए तो क्या हर राजनीति के लिए ही बहुत गलत चीज है। आप छात्र संघ की भी आपने राजनीति करी और उस समय का जो दौर था, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी विचारों पे आपने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी और उस समय लोग साथ जुड़ चलते थे, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते थे। अब तो जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है। ऐसा आए दिन हम देख रहे हैं चुनाव में, जिसकी संख्या दिखती है उसको लोग कहते हैं हाँ इसके साथ भीड़ थी। वो भीड़ चाहे दिहाड़ी पे आई हो, चाहे कैसी भी लाई हो, लेकिन जिसके साथ भीड़ नहीं है वो चाहे कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, क्रांतिकारी क्यों ना हो, उसको कोई नेता मानने को तैयार नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। धनबल जरी ठीक है, वो भी उसकी भी जरूरत पड़ती है, मगर नेता तो नेता ही होता है। नेतृत्व की क्षमता जनता पहचानती है, मगर कुछ लोग जो अपने निजी स्वार्थ से जुड़े रहते हैं वो उस तरफ जाते हैं। मगर आम जनता, क्योंकि छोटे इलेक्शन में उसका प्रभाव हो सकता है, मगर बड़े इलेक्शनों में आम जनता ये तय करती है कि भाई नेतृत्व की क्षमता किस पे है, कौन आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य सुधार सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप पैसे से और अपने संसाधनों से लोगों को इकट्ठा कर ले आए मगर वोट नहीं मिलता। मोहनदास, चिकित्सा और शिक्षा की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करते हैं हम अभी, आप क्योंकि उत्तराखंड के लिए लड़े हैं। चिकित्सा शिक्षा
को किस स्तर पे आज देख रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में। पहाड़ में तो बहुत ही ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि भाई सुविधाएं नहीं है, मशीनें, हॉस्पिटल बने हैं तो मशीनें नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, नीचे का डॉक्टर ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा तराई का। और शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, आए दिन प्राइवेटीकरण, वहाँ बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटियां दिखती जा रही हैं। तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों को लेकर के आप वर्तमान में आपका एंगल क्या है? देखो, अभी इससे पहले आपको शायद ज्ञात भी होगा, मैं पूरे पौने 2 साल जितने भी हमारे कुमाऊं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे और जिला स्वास्थ्य केंद्र थे, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र थे, मैं पूरे कुमाऊं में जगह जगह 6 के 6 जिलों में जितने भी सामुदायिक से चिकित्सा केंद्र, सब जगह जाके हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हर क्षेत्र में कम से कम 200 से ऊपर हॉस्पिटलों में गया। तो आज जो स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है वो हमारे पूरे देश के स्वास्थ्य शिक्षा की बिगड़ चुकी है। स्वास्थ्य शिक्षा का ऐसा हो गया है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आज आप देख लो, हल्द्वानी में सारे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है सुशीला तिवारी, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि आज आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जा रहा है। और रही पहाड़ के हॉस्पिटलों की बात, पहाड़ के अस्पतालों में हमें डॉक्टरों की अभी जरूरत है, पहाड़ के अस्पतालों में अभी हमें संसाधनों की जरूरत है। जो स्तर पे वहाँ अगर जो हमें जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और छोटी छोटी मशीनें अगर हमें एमआरआई वगैरह तो जिला स्वास्थ्य केंद्र में आ जाए, ठीक है। मगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तो आ ही जाए, तो ये सब जरूरी है। कई कई जगह पहुंच भी गई है और जगह भी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये पहुंचाए। शिक्षा एक इंडस्ट्री बन गई है। एक इस समय शिक्षा कहें तो सबसे बड़ा धंधा अगर लोग मानते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा, जो इसीलिए प्राइवेटीकरण हो रहा है क्योंकि उसको एक बेस्ट बिजनेस के रूप में उभरता हुआ। तो ये कहाँ उत्तराखंड कहाँ पर है, क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार तो भाई करोड़ों रुपए बजट है सरकार के पास, फिर भी वो सरकारी से छोड़ करके प्राइवेटीकरण में लोग मजबूर है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक तो एक ऐसा वो बन गया है कि हमने सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है, हमें प्राइवेट, वो एक चकाचौंध की दुनिया बना दी है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। जबकि सरकारी, आज तक जितने हमारे लोग हैं सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सारे अधिकारी, सारे जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले, सब गए टीचर वहाँ। और आप अगर जो देखें, जो सरकारी स्कूल, चाहे वो इंटर कॉलेज हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास सारी डिग्रियां होती हैं और वो पूरी उनके पास नॉलेज होती है और स्कूल की व्यवस्था भी सब पूरी होती है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ जो टीचर्स और शिक्षक होते हैं वो क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं। और मगर उसके बाद भी एक ऐसा एक कल्चर बन गया है कि आज एक ऐसा कल्चर बन गया है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आज उसकी गूंज है जो चोट मैकाले मार गए थे। मैकाले आजादी से पहले जो अपना हथौड़ा मार गए थे, इसके हमारी इस शिक्षा पद्धति पे, वो आज पूरी तरीके से उसने हमारी शिक्षा पद्धति को जर्जर कर दिया है। और हर आदमी आज इंग्लिश स्कूल की तरफ भाग रहा है। हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ जाने से लोगों का एक ऐसा एक कल्चर ही कह सकते हैं, लग रहा है कि वहां पढ़ाएंगे तो शायद मेरा बेटा IAS बन जाएगा और सरकारी पढ़ाएंगे तो वो बेरोजगार हो जाएगा। एक ऐसी भी माहौल बना दिया गया है जो बहुत गलत है। एक मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, कोई ऐसी घटना आप के साथ घटी हो कि बहुत पीड़ा हुई हो उत्तराखंड को लेकर के, जब आप लड़ाइयाँ लड़ते थे और याद करते हैं तो लगता है यार बड़ा, मतलब अंदर से फील होता है कि यार इतना त्याग करा और इतनी लड़ाई लड़ी और आज हम जिस स्थिति में हैं। कभी सोचते हैं, अगर हम पुराने आप जब सोच पे रखते हैं तो ऐसी कोई घटना आप दर्शक जानना चाहेंगे आपसे? सबसे बड़ा तो ये है कि हमने जो सपना देखा था, इस राज्य के उन सुदूर गांव और गांव गदरों का विकास देखा था, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो विकास पहुंच ही रहा था पहले और आदमी सक्षम भी था, नहीं था तो वो कर लेता था, मगर पहाड़ में वो सब सुविधा नहीं थी। तो उस भौगोलिक परिस्थिति से पिछड़े होने के कारण हमने यूपी से अपने आप को अलग मांगा। तो उसका कारण ही यही था कि हम पहाड़ के राज्य हैं, हमारा पहाड़ का विकास कैसे होगा। और आज भी पहाड़ में कोई सुविधा हम नहीं पहुंचा पा रहे, उसमें हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं क्योंकि हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, तो वो हमारी सबसे कमी। आज भी पहाड़ का नौजवान भटकने के लिए यहीं आ रहा है, प्लेन्स की तरफ आ रहा है।
आज भी उसको कुछ काम करना होता है तो वो पहाड़ छोड़ के ही आ रहा है। उसको स्वास्थ्य की जरूरत होती है तो पहाड़ छोड़ के आ रहा है। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए भेजना है तो पहाड़ छोड़ के आ रहा है। गलत। तो आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पहाड़ से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, विश्वास खत्म तो हो गया। जब हम पहाड़ को जाते हैं, जब वहाँ की स्थिति देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है है। कि यार हमने इसी राज्य की लड़ाई लड़ी थी, आज इसी राज्य के लिए हम लोग, और ऐसे तमाम हमारे साथ के हमारे साथी हैं जो इसको देख रहे हैं। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, हम इसको इसमें क्या दोष है कि हम खुद दोषी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी भाई कमी है। और हम भी इसलिए दोषी है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक ये नीति निर्धारक बैठे रहते हैं। तो ये अपनी कमियां भी हैं। मैं एक आपके अंत में एक दर्शकों के लिए और यूथ के लिए, उत्तराखंड के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप उत्तराखंड को? मैं तो अब यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी इस उत्तराखंड राज्य के, खासकर पहाड़ के हमारे भाई बहन हैं, कि हमारे अंदर हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं या जो भी हमने अपने डेवलप किया या जो भी हमने कार्य किए, उसका सदुपयोग हम अपने पहाड़ के लिए करें। जो जिस गांव का है वो अपने गांव से जरूर जुड़े, अपने घर को जरूर संवारे, अपने जो पुराने घर हैं उनको चाहे साल में एक बार आए, वो उस जगह जाए। जब वो आना जाना करेगा, जब बाहर से जो हमारे जो भाई लोग बस गए हैं अब बाहर, जब वो लोग पहाड़ में आएंगे, अब जब वो पहाड़ में आके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अभी पर्यटन में बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े रिजॉर्ट खोल रहे हैं लोग, हमें रिजॉर्ट खोलने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं, हमें होटल खोलने की जरूरत नहीं है। आज का जो लोगों की जो टेस्ट है वो होम स्टे का है। होम स्टे छोटे छोटे होने चाहिए। हमारे पुराने ही जो घर है उनको सुधारा जाए, उनको सही तरीके से करा जाए, हमें अपने कल्चर को दिखाया जाए। हमें टूरिज्म इन बड़े रिजॉर्ट से नहीं, टूरिज्म अपनी संस्कृति से जोड़कर करना पड़ेगा। हमें लोगों को ज्यादा ज्यादा ट्रैकिंग में ले जाना पड़ेगा। हमें ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने ही भोजन, अपने ही तमाम चीजें अपने ही खेत खलिहानों में ले जाकर, जब तक हम ये कल्चर नहीं दिखाएंगे तब तक यही होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले आएंगे, वो टूरिज्म में भी अपना कब्जा कर लेंगे, सब कर लेंगे। और सरकार को भी ऐसी, हम चाहेंगे कि ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे कि छोटे लोगों को, यहाँ के किसान को, यहाँ के ग्रामीण को, यहाँ के नौजवान को फायदा मिले। वो यहाँ के जल जंगल जमीन के हक हकूकों से जुड़ते हुए ये अपने क्षेत्र का भी विकास करें और अपने जो संसाधन, जो जिसके लिए अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन भी इकट्ठा कर सके। आपसे कई मुद्दों में बात हुई और आपने कई पहलुओं को छुआ है और उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर के करा, बहुत सारी बातें रखी हैं आपने, कई समाधान रखने का प्रयास करा है। और मुझे लगता है जिस सभी जो पीड़ा है आपकी कई वर्षों से उत्तराखंड को लेकर के वो झलक रहा है। आज वो पुनः मोहनदा का जो जाने जाते हैं जिस नाम से, जिस पहचान से मोहनदा, आज वो दिखे हैं। और आपकी गूंज में आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका, कहना चाहता हूँ, पीड़ा ही पीड़ा है, कर कुछ नहीं पाए। लेकिन आशा है कि 2027 में आप पुनः जो है उस क्रांतिकारी मोहनदा को आप देखेंगे। और हमें आशा है इस उत्तराखंड हित के लिए, जिस मोहनदा को हम देखना चाहते हैं और उत्तराखंड में और इस जनता को उस उम्मीद है, आज भी उस मोहनदा को ऐसा नहीं है। और क्योंकि आपका जो क्रांतिकारी भाषण हमने कई बार सुने हैं, कई मंचों में सुने हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।